हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हमें ये देखना है बेसिकली कि सॉल्ट्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉल्ट्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो तरीका है सॉल्ट को प्रिपेयर करने का वो है न्यूट्रलाइजेशन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि बेसिकली क्या होता है जब एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को आप बेस के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। उससे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। सो दिस इज वन वे हाउ वी कैन प्रिपेयर सॉल्ट फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस बाय न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव मिल करके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और ये जो दोनों आयन्स यहाँ पे बन गए, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये कंबाइन होकर के क्या बना दे बेटा, सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, आपको बताया था सॉल्ट कैसा होता है, आयोनिक नेचर का होता है जिसके अंदर दो आयन्स होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, सोडियम कैटायन है और जो क्लोराइड आयन है वो क्या बेटा, एनायन है। ओके, सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दो, है ना, तो वही H पॉजिटिव OH नेगेटिव से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो बचे आयन्स होंगे ये अमोनियम आयन हो जाता है, यहाँ से क्लोराइड आयन आ जाएगा और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, आप इसकी जगह कोई भी एसिड ले सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा सॉल्ट, और प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है ना। सो एक मेथड तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का। दूसरा, हमने जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड्स की, तो हम कह रहे थे कि अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपको याद होगा हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, है ना। और हाइड्रोजन गैस मिली, इसके हमने आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, हमने कहा था कि बर्निंग कैंडल को गैस के पास ले आओ, अगर वो पॉप साउंड करती है तो वो हाइड्रोजन गैस है ना। सो जब हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है बेटा, सॉल्ट मिल रहा है ना। तो एक मेथड ये भी हो सकता है कि कोई भी मेटल लो, उसको एसिड से रिएक्ट करवा दो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, सॉल्ट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ओके, सो एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ। ठीक है, और जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है तो इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि इसका कॉन्टैक्ट जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उसके साथ ना आए। ठीक है ना, क्योंकि इजिली ये बहुत रेडीली फायर कैच कर लेता है। ओके, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से क्लोराइड आयन आएगा, यहाँ से Na पॉजिटिव आयन आएगा, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, और क्या मिल जाएगा हमको, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना लेकर के दूसरा एसिड ले लें, चलो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने, है ना, तो H2SO4 यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा दो सोडियम मेटल के साथ, क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ये भी नहीं लेना, कोई और ले लो। सपोज हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और जिंक मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, जिंक सल्फेट मिलेगा ZnSO4। ठीक है, और प्लस में क्या मिल जाएगा, क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये जो एरो है ना अपवर्ड्स, ये शो करता है कि गैस के फॉर्म में ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ है। ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप जिंक की जगह मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो। ठीक है, सो एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट। ठीक है, ये तो दो प्रिपरेशन सॉल्ट की। तीसरी प्रिपरेशन, चलो हमने ये भी पढ़ा था जब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे कि एसिड जब भी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो भी वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, अलॉन्ग विद दैट इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। राइट, याद होगा आपको। और हमने टेस्ट कैसे किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैस रिलीज हुई उसको लाइम वाटर में से पास करवा दो, अगर वो मिल्की वाइट हो जाता है दैट मीन्स जो गैस हमने पास कराई वो कौन सी थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, है ना। तो चलो यहाँ से वहीं से सेम रिएक्शंस उठाते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन, इसको रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ। नाउ CO3 2 नेगेटिव, ये बेटा कार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्ट करवाया, सेम चलेगा बिल्कुल। यहाँ से जो ये एनायन है ये, और यहाँ से जो ये कैटायन है ये, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल गया। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सॉल्ट प्रिपरेशन हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो हम दूसरा ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो यहाँ से। ठीक है, और
उसके साथ रिएक्ट करवा दो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को। ओके, यहाँ पे HCO3 है ना बेटा, ये HCO3 नेगेटिव, ये होता है बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ओके, सो इसकी रिएक्शन जब आपने करवा दी तो क्या मिल गया हमको, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया। सेम वही यहाँ पर आएगा, जैसे कैटायन यहाँ से है, एनायन यहाँ से है, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बना दिया। रिमेनिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी कॉम्पोनेंट्स थे वहाँ से आ गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अगर ये एसिड नहीं लेना, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है ये बन जाएगा बेटा सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले रहे, मान लो हमने ले लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या बना देगा बेटा प्रोडक्ट में, जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, प्लस में वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, सो जो एनायन पार्ट है वो कहाँ से आएगा बेटा, जो भी एसिड आप यूज़ कर रहे हो। कैटायन पार्ट कहाँ से आएगा, जो भी मेटल कार्बोनेट आप यूज़ कर रहे हो, तो वो जो मेटल होगा वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस सारे ये जो कहानी हमने लिखी है इसको एक बार क्लीन कर देते हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास बचा नहीं। और चलो इसको एक बार क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट। कौन सा मेथड है बेटा, आपने पढ़ा था जब भी हम एसिड्स को मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर मेटल जो है मेटल के जो ऑक्साइड्स अगर उनको हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड्स के साथ तो भी हमको क्या मिल जाएंगे बेटा, सॉल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स को और मेटल ऑक्साइड्स को रिएक्ट करवा दे तो भी हमारे पास क्या हो सकता है, सॉल्ट की प्रिपरेशन हो सकती है। चलो देखते हैं कि कैसे होगा। सपोज ये हमारे पास है ये हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, ये रहा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, ये हमारे पास है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर नॉन मेटल होता है बेटा। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो ये है एसिडिक नेचर का, ये है बेसिक नेचर का। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे क्या देंगे हमको, सॉल्ट। ठीक है ना, तो यहाँ से ये सोडियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड ने रिएक्ट किया और हमको सॉल्ट दे दिया सोडियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेटल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा बेटा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्ट की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता रही थी जैसे हम मेटल के ऑक्साइड्स के साथ अगर एसिड की रिएक्शन करा दे, सपोज HCl है। ठीक है, और मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया सोडियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, मेटल का अगर ऑक्साइड है तो बेटा कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा ऑब्वियसली। तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा हमको, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा NaCl। ठीक है ना, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, वाटर। हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा और ये वाटर की फॉर्मेशन होगी। और इस तरीके से हम मेटल ऑक्साइड और एसिड को रिएक्ट करवा के भी सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एग्जांपल पसंद नहीं आया तो आप दूसरा ले सकते हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया H2SO4। ठीक है, और आपने यहाँ पर ले लिया ऑक्साइड, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दोनों की रिएक्शन करवा दो बेटा, क्या हो जाएगा, कैटायन पार्ट यहाँ से, एनायन पार्ट यहाँ से, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। सॉल्ट बन गया हमारे पास MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, और प्लस में क्या मिल गया हमको, वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हमने क्या कर ली, सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कुछ टाइप के सॉल्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है क्लास 10 के। ठीक है, सो किस तरीके से हम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सॉल्ट्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, डे टू डे लाइफ में वो कैसे हमारे काम आते हैं, तो इन सब के बारे में ही हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सो इट इज़ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा NaCl। जब भी हम सॉल्ट प्रिपरेशन अभी कर रहे थे पीछे, तो बहुत सारे सॉल्ट हमने सोडियम क्लोराइड बनाए, बहुत सारे रिएक्शन है ना। तो सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, इसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। नॉर्मली ये हमको सी वाटर से मिल रहा है। ठीक है, और जो आपके जो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी मिलता है रॉक सॉल्ट की फॉर्म में। इसको रॉक सॉल्ट क्यों बोला जाता है, बेसिकली जो सॉल्ट आपका हिली एरियाज में पाया जाता है, पत्थरों के जो चट्टानें होती है उनके बीच में से निकलता है ये। ठीक है, क्यों निकलता है, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन हो रहा होता है और जो सॉल्ट है वो बहुत धीरे धीरे वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं सॉल्ट के। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि वो जो सॉल्ट वहाँ पे प्रिपेयर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हो जाती हैं, उसका पिंकिश कलर या डार्क थोड़ा हल्का सा ग्रेश कलर, इस टाइप से कुछ कलर मिलता है। सो और जो हमको सी से सॉल्ट मिल रहा है दैट इज़ अ मिक्सचर, बहुत सारे सॉल्ट का मिक्सचर होता है सी के अंदर।
जो ओशन वाटर होता है उसके अंदर तो बहुत ही सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड्स और बहुत सारे मेटल क्लोराइड्स, मेटल आयोडाइड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो NaCl इज़ वन ऑफ दो सोल्ट जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से नॉर्मली, और उसको हम एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। हमारा जो भोजन है उसके अंदर हम लोग नमक को डालते हैं थोड़ा सा उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए, ठीक है। सो नॉर्मली जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उसके साथ हम लोग सोडियम आयोडाइड भी ऐड करते हैं। हम लोग नहीं, बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो ऐड करती हैं सो दैट हमारे जो बॉडी की जो आयोडीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। बिकॉज आपको पता है कि अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो गॉइटर डिजीज हो जाएगा, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल हो जाता है, राइट। सो ये तो था सोडियम क्लोराइड के बारे में कि ये मिलता कहाँ से है हमको। अनदर थिंग इज़ कि सोडियम क्लोराइड जो हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं ना। सोडियम क्लोराइड कैसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है? सोडियम क्लोराइड जब हमारी बॉडी में जाता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है बेटा, ठीक है। और बहुत सारे जो हमारी सेलुलर लेवल पे जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम और ये जो आयन्स होते हैं ये बहुत बड़ी एक भूमिका निभाते हैं, ओके। तो ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं घुसते हैं, केमिस्ट्री पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले होता है। जो हमारे जो नर्वस सिस्टम जो हमारा बेसिकली काम कर रहा है वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की वजह से काम कर रहा है, जो मैसेजेस का ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। सो चलो आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड की और क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं और कैसे कैसे काम आता है। बेसिकली लेदर टैनिंग के अंदर काम आता है। ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन उतार ली जाती है उसके बाद उससे लेदर बनाया जाता है। सो उस केस में वहाँ पे उस प्रोसेस में उसको सॉलिड अच्छा खासा मतलब सॉलिड फॉर्म में उसको हार्डन करने में काम आता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ जो शुगर बीट होती है, बेटा एक ऐसी क्रॉप लगा लो या ऐसा प्लांट होता है ये जो मतलब बहुत ज़्यादा रिच होता है सुक्रोज में, बहुत ज़्यादा सुक्रोज मिलती है इसके अंदर, ठीक है। बीट रूट जैसा भी नहीं होता है और टर्निप जैसा भी नहीं होता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए जो एज अ फर्टिलाइजर NaCl को यूज़ किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। दी अदर थिंग इज़ आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज़ होते हैं नॉर्मली जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो जो रोड्स होते हैं वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं स्नो से, आइस से, राइट। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड जो रॉक सोल्ट होता है वो रोड्स पर डाल दिया जाता है उस आइस के ऊपर। क्या रीज़न होता है इसका कि बेसिकली जब आइस के ऊपर रॉक सोल्ट को डाला जाता है तो जो रॉक सोल्ट है ना उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो आइस जो बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और जो रोड्स है वो क्लियर हो जाते हैं, ओके। सो आइस की मेल्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है आइसी रोड्स पे। दी अदर थिंग इज इट इज़ यूज एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, कि खाना है, खाने के अंदर नमक को ऐड किया जाता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है उसको ऐड किया जाता है उसका टेस्ट बढ़िया करने के लिए, ओके। और कहाँ यूज़ हो सकता है, जो सोडियम क्लोराइड है बेसिकली वो वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की हेल्प से। दी अदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ कि जब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं ना बेटा, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 केमिकल्स मिलते हैं। वन है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेबोरेटरीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है सोप प्रेपरेशन के अंदर, राइट। और नेक्स्ट हमें मिलता है क्लोरीन और हाइड्रोजन। नाउ यू नो क्लोरीन को यूज़ किया जाता है वाटर को स्टेरलाइज करने के लिए, स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लोरीन को डाला जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, राइट। उसके अलावा क्लोरीन से ब्लीचिंग भी की जाती है। अनदर इज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विच इज़ वेरी असेंशियल गैस, इसको रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। हाईली ऑल्दो बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, बट बेसिकली जब इसका कंबशन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये वाटर की फॉर्मेशन करता है तो लेस पॉल्यूटेंट होता है। एंड द अदर थिंग इज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। सो ये रीज़न है कि इसको रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी कि कैसे ब्राइन सॉल्यूशन से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हियर वी हैव कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर हमने ये जो आपका बीकर है यहाँ पर इसको ये हमने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन डाला है ना। सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना बेटा तो उसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, इसको याद रखना, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देनी है। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड आपकी ये है, आपने दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिट कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होती है बेसिकली, इलेक्ट्रोड्स वो मेटल कंडक्टर्स होते हैं बेटा जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है, आम भाषा में अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रोड्स हो गई।
ओके भाई, अब क्या करना है, इन इलेक्ट्रोड्स को आपको कनेक्ट करना है बैटरी से। ये हमने ले ली बैटरी, एक सेल ले लिया, ठीक है। अभी क्या है, सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है, आप सभी को पता है ना। तो जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वायर के थ्रू, वो बेटा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग कह देते हैं एनोड, ठीक है। याद रखना है, जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे बेटा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और उसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ कनेक्ट करोगे उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और उसको हम बोल देते हैं बेटा कैथोड, ठीक है, याद रखना है। ओके, चलो अब बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की। ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब कि इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये राइटिंग तो बहुत ही गंदी हो गई, चलो दोबारा लिख देते हैं, NaCl, ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। चलो भाई हो गया। उसके बाद क्या करना है, बेसिकली हमने क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवा दी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे तो क्या होगा, जो ये यहाँ पे NaCl है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे, ये जो NaCl है डिसोसिएट हो गया बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर, एंड अलोंग विद दैट जो वाटर है उसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। जो वाटर है वो टूट गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अभी क्या होगा, देखो दो तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हो गए, दो हमारे पास क्या हो गया बेटा, नेगेटिव आयंस हो गए, दिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो ही रही है, आपने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्ज है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव टर्मिनल, जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज दौड़ के चले जाएंगे, ठीक है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है ना, ये वाला बेटा, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ दौड़ के चले जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाएंगे एनोड की तरफ और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनायन। तो कैटायन जाएंगे कैथोड की तरफ, एनायन जाएंगे एनोड की तरफ। समझ में आ रही थी बात। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास दो आयन, दोनों आयन है ना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज भी दो आयन है और नेगेटिवली चार्ज भी दो टाइप के आयन है। तो हमें क्या पता कि कौन सा जल्दी जाएगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, है ना, सोचने वाली बात है। तो बेटा जब हम बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज की, तो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से ना जो H पॉजिटिव होता है वो बड़ी तेज भागता है, ठीक है, उसकी मोबिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, दौड़ करके फटाफट से इस इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा और उस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी दो हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन है, क्लोराइड आयन है। अब हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन में से बेटा क्लोराइड आयन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ये दौड़ करके चला जाएगा एनोड के ऊपर। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। H पॉजिटिव जाएगा दौड़ करके कैथोड के पास, क्लोराइड आयन जाएगा दौड़ करके एनोड के पास। क्यों, क्योंकि दोनों की मोबिलिटी हाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बना देगा यहाँ पे ये। तो कैथोड के ऊपर बेटा रिलीज हो जाएगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन यहाँ पर जाएगा इस इलेक्ट्रोड के पास, इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोराइड के पास ज़्यादा है, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रोड को दे देगा, दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेगा, और एनोड के ऊपर कौन सी गैस आ जाएगी, क्लोरीन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस बेटा निकलती है कैथोड गैस, कैथोड इलेक्ट्रोड से, और जो क्लोरीन गैस होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है आपकी एनोड के ऊपर। समझ में आ रही है, हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर, क्लोरीन एनोड के ऊपर, ठीक है। रीजन पता चल गया सभी को, ओके। और यहाँ पर जो ये हमारा सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे कौन सा आयन रह गया बेटा, OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीन चीज़ों की प्रिपरेशन हमने यहाँ पे कर ली। एक तो हमने बना लिया भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक हमने बना लिया भैया हाइड्रोजन गैस, और दूसरी बना ली हमने क्लोरीन गैस। तीनों के तीनों मिल गए कहाँ से, ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से। ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। NaOH मिलेगा सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पे, क्लोरीन मिलेगा एनोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की चलो यूटिलिटी भी देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा एक तो सोप की फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है, एक डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में काम आता है। सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से बनते हैं। कैसे बनते हैं, बेसिकली क्या होता है,
बहुत सारी फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स को हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? साबुन कह देते हैं, सोप कह देते हैं, ठीक है। बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट का नेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो एसिड और बेस में से स्ट्रॉन्ग होगा उसके ऊपर। अभी अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। दोनों रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो होगा उसी के जैसा सॉल्ट होगा, ठीक है। तो सोप कैसा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा, मतलब बेसिक नेचर का, ओके। सिमिलरली जो पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर जो आर्टिफिशियल सिल्क इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। दूसरा बेटा, जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि क्रूड जो ऑयल होता है वो लिया जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, वहाँ से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, नेफ्था निकलता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब सेपरेट किया जाता है, उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बेस है और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेबोरेटरीज में इसका बहुत ज़्यादा काम है, टाइट्रेशंस के अंदर ये यूज़ होता है, एज अ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है ये, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो होता है बेटा, आपको पता ही है कि नॉर्मली स्विमिंग पूल्स में या वाटर टैंक्स जो होते हैं उसमें डाला जाता है, ताकि जो वाटर है उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये पानी की ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है कि पानी का जो कलर है वो अगर हल्का सा ग्रेइश हो गया है या येलोइश हो गया है तो वो हट जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। द अदर थिंग इज़, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है नॉर्मली, जिसको बेहोश करने के लिए जो हम लोग दवाई का इस्तेमाल करते हैं, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन के लिए इनको CHC क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, ओके। इसके अलावा जो बेटा आप पाइप, प्लास्टिक के जो पाइप्स आते हैं फिटिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है, ठीक है, तो वो पाइप क्या है? बेसिकली PVC पाइप होते हैं, सुना होगा आपने, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उनकी फॉर्मेशन के लिए भी क्या चाहिए बेटा? क्लोरीन चाहिए, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर गैसेज होती हैं, तो वो भी क्या होती है बेटा? क्लोरीन से ही बनती हैं, ओके। सो इसके अलावा इसको डायरेक्टली एज अ ब्लीचिंग पाउडर भी, इस मतलब ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। आगे हमारे सिलेबस में है ब्लीचिंग पाउडर, तो जब हम वो करेंगे तो क्लोरीन का फंक्शन वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और मोरोवर इसका यूज़ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं, कि अगर हम लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना चाहते हैं तो हम क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो ये तो थे यूटिलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है बेटा, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो बताया कि ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है, रॉकेट फ्यूल की तरह, लिक्विफाइड फॉर्म में, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बड़ी हाई है, थोड़ी सी अमाउंट में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देता है। दूसरी बात, जब इसका कंबशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जब ये मतलब जब भी फ्यूल बर्न होगा तो क्या बनाएगा बेटा? वाटर बनाएगा। इसका मतलब कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो यूटिलिटी है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, ठीक है। तो उसमें यूज़ होता है। दूसरा बेटा होता है, जैसे जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है उसको अगर वनस्पति घी में बदलना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन पास करवा देते हैं वेजिटेबल ऑयल में से, और उसकी क्या हो जाती है बेटा? हाइड्रोजनेशन हो जाती है, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा? वनस्पति घी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आने वाले जो आपका चैप्टर 4 है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, ऑलराइट। तो ये तो था हमारा ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस और उससे मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सॉल्ट की, जो बहुत ही कॉमन सा सॉल्ट है, सभी के घरों में अवेलेबल रहता है, और मोस्ट कॉमनली इसको मतलब यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, ठीक है। सो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है बेटा इसका NaHCO3, ये वाला, ठीक है। यस, ये कर्सर ही नहीं मिलता मुझे कई बार। NaHCO3, ओके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जब हम सॉल्ट की बात करें तो देख लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड में कि सोडियम क्लोराइड जो ना बेकिंग सोडा और जो आपका वॉशिंग सोडा होता है उसके प्रिपरेशन में काम आता है ना। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है बेटा, ब्राइन सोल्यूशन या सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है। अमोनिया गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, दोनों को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से पास करवाना है, ठीक है। वाटर प्रेजेंट है क्योंकि हम एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। सो वाटर तो होगा ही होगा। सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन पास करवाना है, उसमें से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों पास करवा दी, ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और
अमोनियम क्लोराइड, ये 2 सॉल्ट बनेंगे। अब ये जो 2 सॉल्ट बने, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है बेटा, ये तो सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है, तो इसका तो एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये इतना सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर, तो इसके हमको क्या मिलता है बेटा, प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को अलग कर देंगे, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट्स हमने उठा लिया और ये क्या है, हमारा बेकिंग सोडा तैयार हो गया। ओके, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं बेटा। बेकिंग सोडा जो है ना, वो डायरेक्टली एज अ बेकिंग सोडा फूड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इसको लेकर आओ मार्केट से, और जो भी आपको अगर इडली प्रिपेयर करना है, डोसा प्रिपेयर करना है, केक की फॉर्मेशन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर दो, तो वो बड़ा फ्लफी सा हो जाता है जो फूड आइटम आपका प्रिपेयर होता है, ठीक है, तो स्पॉन्जी सा हो जाता है। तो क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अनदर इज बेकिंग पाउडर। ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, बहुत समझने वाली बात है। बेकिंग सोडा इटसेल्फ इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब हम बेकिंग पाउडर की बात करते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता ही होता है, इसके साथ कोई भी एडिबल एसिड होता है, जैसे नॉर्मली जो होता है टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्यों यूज किया जाता है इसकी भी बात करेंगे, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा हो गया, चलो यहाँ कहते हैं टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है, बेसिकली आपको पता है कि बेसिस क्या होता है, बिटर होता है बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एज इट इज हम लोग डाल देंगे फूड के अंदर, तो वो बिटर हो जाएगा, कड़वापन आ जाएगा उसके अंदर, तो टार्टरिक एसिड डाल दिया जाता है और बेकिंग पाउडर उस पूरे मिक्सचर को बोल दिया जाता है। अब एसिड क्या करेगा बेटा, आपको पता है एसिड जो होता है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है थोड़ा बहुत, है ना, तो इसका जो बिटरनेस है ना इस सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। बस यही इसका काम होता है, थोड़ा सार होता है, खट्टा होता है, तो बिटरनेस जो है उसको कम कर देगा, कड़वेपन को थोड़ा कम कर देगा, और जो फूड है उसका टेस्ट खराब नहीं होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि बेसिकली जो फूड है वो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से स्पॉन्जी क्यों हो जाता है। तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यहाँ पे, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा, और इसको हमने क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया, ठीक है। फूड में डाला है, फूड को बेक करेंगे तो हीट तो ऑब्वियसली हम लोग करेंगे। हीट के लिए ना हम लोग ये सिंबल दिखाते हैं, ये ट्राइंगल बना हुआ, इसका मतलब होता है हीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। जब ये हीट होगा तो बेटा ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। क्या होता है डिकम्पोजिशन में, एक ही प्रोडक्ट होता है और वो डिकम्पोज होकर के हमको वेरियस एक ही रिएक्टेंट होता है, सॉरी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको दे देता है डिकम्पोजिशन पे, है ना। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, सोडियम कार्बोनेट हमको मिल गया, वाटर मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना बेटा, ये एस्केप हो जाती है फूड आइटम में से, निकलना शुरू कर देती है, और जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ पे क्या बन जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। और उन पोर्स की वजह से ही जो फूड है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एयर उसके अंदर चल जाएगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो फूड होता है वो स्पॉन्जी या फिर सॉफ्ट या फिर फ्लफी सा हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका बेकिंग सोडा है वो यूज होता है एज एन एंटासिड। ये आपने आपको बताया था कि जब भी स्टमक के अंदर एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है तो बर्निंग सेंसेशन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, ठीक है, तो इरिटेशन होती है। उस केस में क्या किया जाता है बेटा, एंटासिड्स लिए जाते हैं, एंटी एसिड्स, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के अगेंस्ट काम करें। कौन करता है, बेस, है ना। तो ऐसे बेसिस जो एडिबल होते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते हैं और ज़्यादा जो हमारा बॉडी उसको हार्म नहीं करते, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो एज एन एंटासिड काम करता है। कैसे, देखो स्टमक के अंदर रिलीज क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हमने क्या ले लिया, एंटासिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और एसिडिटी जो है वो उसमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। नाउ कैसे यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, बेसिकली क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको फिल कर दिया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, और उसके अंदर बेटा एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फिल कर दिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर की नोब को हम लोग हिट करते हैं ना, तो जो ट्यूब है ना जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ब्रेक कर जाती है। जैसे वो ब्रेक करेगी, ये सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे इन दोनों के कांटेक्ट, जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होता है उससे क्या मिलेगा हमको, सोडियम सल्फेट मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा, ठीक है। प्लस में क्या देखा था आपने कि एसिड अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में मिलता है आपको वाटर, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो गई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। कैसे करती है ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बेसिकली क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस होती है ना, तो जो
कंबशन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है हमको, एक ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक फ्यूल चाहिए होता है, यही बात है ना। तो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में ब्लैंकेट का काम करती है, दोनों को कांटेक्ट में आने नहीं देती, कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो कंबशन नहीं होगा, ठीक है, और कंबशन नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। तो सिमिलरली यही होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्सटिंग्विशर के अंदर, सोडियम सल्फेट बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है फायर को एक्सटिंग्विश करने में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा की, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाउ दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने वाली हूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, आपको इसका फॉर्मूला बस अभी लर्न करना है, ठीक है। सो इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए सेम वही चाहिए जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर किया था, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन पास करवा दी, उसमें से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूबल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का हमको प्रेसिपिटेट मिलेंगे, इन प्रेसिपिटेट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब क्या करना है, आपने देखा था कि जब हमने बेकिंग सोडा को फूड में डाला था और उसको हीट किया था तो बेटा क्या हो गया था, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो गया था, है ना, क्या दे रहा था, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम यही करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेटा हीट कर देना है, ट्राइंगल है ना, किसका साइन है, हीट दिखा रही है, इसका मतलब होता है हीट कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मिल गया, चलो भाई हमें यही चाहिए था, इसको उठा लो, ठीक है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट हमको मिला ना, इसको एक चाइना डिश होती है या कोई भी बीकर होता है उसके अंदर डाल लिया हमने, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से इसको फ्लेम दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्या करना होता है, सॉल्ट लिया है आपने, वाटर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आपने उसको डाल दिया और उसको आप हीट कर रहे हो, तब तक हीट करना है जब तक वॉल्यूम 1/3 ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद हीट को बंद कर दो, फ्लेम को बंद कर दो, इसको उतार लो और ठंडा होने के लिए रख दो, और डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी 1 हफ्ता, ठीक है, इतना टाइम लगता है। और धीरे धीरे जो प्योर सॉल्ट है ना उसके क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही तरीका हमको यूज करना है क्रिस्टलाइजेशन वाला। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लेंगे, वाटर के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है, और इसको हीट करेंगे। अगेन हमने क्या किया, इसको हीट किया है, ठीक है। जैसे हम इसको हीट करेंगे और इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फिर इसको कूल करेंगे, तो हमारे पास ये सॉल्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब जब हमने क्रिस्टलाइजेशन किया ना, तो जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल थे वो इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। जब क्रिस्टलाइजेशन करने के दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं बेटा, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये एज सच आपको दिखाई नहीं देगा, सॉल्ट मॉइस्चर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर आप सॉल्ट को टच करोगे या देखोगे तो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर अटैच्ड होते हैं वो उसको वेट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब आप उस सॉल्ट को फर्दर हीट करोगे ना तो वो उड़ जाएंगे, और अगर उस सॉल्ट का कोई कलर है तो वो कलर भी चला जाएगा। समझ में आ रही है, चलो लेटर डिस्कस करेंगे इसको। आइए बात करते हैं सोडियम जो कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है उसकी प्रॉपर्टीज़ की, कैसी कैसी होती है। बेसिकली जो ये सॉलिड होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हमने इसके क्रिस्टल्स बनाए हैं, जिसके क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्ट कैसा होता है बेटा, क्रिस्टलाइज, ठीक है। सो ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ओके। एल्कलाइन नेचर का है, मतलब कि ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, और दूसरा बेसिक नेचर का है, ओके। तीसरा बेटा, जब इसको आप बहुत स्ट्रांगली हीट करते हो तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये उड़ जाते हैं, ठीक है, इनका लॉस हो जाता है। तीसरी चौथी बात क्या है कि ये क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब कि ये क्लीनिंग में हेल्प करता है, नाम इसीलिए इसका वॉशिंग सोडा है, ठीक है, कि एज अ क्लेंजिंग एजेंट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आ रहा है आपके घर में, ठीक है, तो आप ज़रा सा उसके अंदर बेकिंग सोडा अगर वॉशिंग सोडा अगर ऐड कर दोगे, सोडियम कार्बोनेट अगर ऐड कर दोगे तो उसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब इसके पढ़ते हैं यूजेस कहाँ पे काम आता है हमारा वॉशिंग सोडा। सोप इंडस्ट्रीज़ में सोप की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में ग्लास की फॉर्मेशन के अंदर, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये। दूसरा, अगर वाटर हार्ड है, वाटर हार्ड क्यों होता है बेटा, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं सॉल्ट के अंदर, तो जो वाटर है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। और सोप उसके अंदर काम नहीं करता, सोप का स्कम बन जाता है, जैसे आप सोप अप्लाई करोगे तो झाग नहीं आएंगे, वो फटने लग जाएगा, उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा हम डाल सकते हैं उस पानी के अंदर, तो वो क्या करता है, उसकी जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तीसरा यूज़ क्या है इसका कि ये एक लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह, जितने भी केमिकल जितने भी सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं वो
लेबोरेटरी के रिएजेंट के अंदर की तरह तो काम करते ही करते हैं। ओके, तीसरा लास्ट है इसका कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि नाम ही इसका वॉशिंग सोडा है तो आप याद रख सकते हो जो लॉन्ड्रीज होती हैं जहाँ पर आपके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो क्लीन किए जाते हैं, तो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, सो ये तो था हमारा वॉशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अनदर सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हमने कैसे की थी? बेसिकली जो ब्राइन सॉल्यूशन था उस ब्राइन सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी और वहाँ से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अगर इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाए तो कोरोसिव होता है, स्किन को डैमेज कर सकता है थोड़ा थोड़ा। इसका नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो जब ड्रेन्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं, जो नालियाँ हैं, जो सीवरेज है वो मतलब चौक कर जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको डाल दिया जाता है, तो ये उसको क्लीन करने में, उसको ओपन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जानते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस से इसको प्रिपरेशन होती है। बेसिकली क्लोर एल्कली प्रोसेस कौन सा होता है? बैक जाओ, ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस याद करो। क्या किया था हमने? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया था कंसनट्रेटेड, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी और क्या मिल रहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। उसी प्रोसेस को हमने बोला क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्यों बोला क्लोर? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? क्लोरीन, तो क्लोरीन से आ गया क्लोर। एल्कली कहाँ से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो एल्कली, इसीलिए नाम आया क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी चलो देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसकी हमने क्या करा दी बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिल गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, क्लोरीन और एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके? सब आपको बताया था, सोप फॉर्मेशन में फैटी एसिड्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या बना देते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है ना, तो वो क्या होता है बेटा? सोप होता है। ओके, उसके बाद डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑयल रिफाइनिंग के लिए हमने डिस्कस कर ही लिया था कि जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसकी रिफाइनिंग करते हैं, जब उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो और अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। क्लेंजिंग एजेंट है ये, क्लीनिंग के लिए काम आता है। ठीक है, क्लॉग ड्रेन्स होते हैं उनको क्लीन करता है और लैब के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल रिएजेंट के तौर पर काम आता है ये। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नाउ ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, CaOCl एंड Cl। ठीक है, इसके अंदर बेटा आपके दो एनायन हैं, OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये आपका कैल्शियम, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम, और नॉर्मल कॉमन नेम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? इट इज CaOCl2, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। तो बेसिकली क्या लेना है हमको? लाइम लेना है, लाइम सोल्यूशन। यहाँ पर आ गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, क्लोरीन गैस उसमें से पास करवा दी तो बेटा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, ये हमारी आ गई ब्लीच। ठीक है, यूजेस क्या क्या है नाम से ही पता चल रहा है, ब्लीचिंग में काम आता है। तो जितने भी आपके चाहे वुलन्स हैं, चाहे आपके लिनन्स हैं, कॉटन है, जो भी क्लोथ्स हैं, इनकी ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा बेटा ये ड्रिंकिंग वाटर की स्टेरिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, उसको स्टेरिलाइज करता है, जितने भी अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देता है। क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। क्लोरोफॉर्म मैंने आपको बताया था केमिकल जिसको बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो अनदर थिंग इज़ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो होते हैं जो खुद क्या कर दें, रिड्यूस हो जाएं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस देम गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, खुद का रिडक्शन कर लें, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दें, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? दूसरे का ऑक्सीडाइज कर दे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, सो इस तरीके से ये काम आता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी बोलते हैं इसको। कर्सर पता नहीं कहाँ चला जाता है, दिखाई नहीं दे रहा, चलो यहाँ पे मिल गया, POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ना इनिशियली इसका जो यूज़ है वो पेरिस के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको पेरिस के अंदर प्रिपेयर किया गया था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम पड़ गया। ठीक है,
बेसिकली इसको वॉल्स की डेकोरेशन के लिए, सीलिंग्स की डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्टैचूज़ की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वाइट कलर का होता है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे फ्रैक्चर्ड बोन होती हैं, तो डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हो तो वो बोन को क्या करता है, प्रॉपर एक उनका सेट करके और उसके बाद प्लास्टर लगा देता है ना, तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी यूज़ किया जाता है ताकि जो बोन्स हैं वो डिस्प्लेस ना हो, ठीक है। वो एक जो पोजीशन में उसको डॉक्टर ने रखा है वो वहीं रहें, ठीक है, जो डिस्प्लेस ना हो। बात करते हैं कि पीओपी मिल कैसे सकता है, ठीक है। जिप्सम से मिल सकता है, जिप्सम से पीओपी मिलता है बेटा, और पीओपी से जिप्सम मिल जाता है। कैसे मिलता है चलो देखते हैं। बेसिकली जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है, उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो अटैच हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा जिप्सम। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, जो नॉर्मली आपने पीओपी भी छत पे की हुई होगी, ठीक है। अभी जो आपको पीओपी की फॉर्म दिखाई दे रही है ना, वो डिज़ाइन वाली जो हार्ड सी, वही बेटा जिप्सम है, ठीक है। पीओपी पाउडर्ड फॉर्म में होता है, जब उसको पानी मिला देते हैं उसके अंदर और उसका पेस्ट बना देते हैं, वो पेस्ट ड्राई हो जाता है तो वो जिप्सम कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रही है। जिप्सम से पीओपी कैसे बनाएंगे चलो देख लेते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, हीट कर दो उसको बेटा, ठीक है। हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा। यही होता है हमारा पीओपी, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आधा मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ना। आपके क्वेश्चन का आंसर भी है यहाँ पे बेटा। बेसिकली क्या है, हाफ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मॉलिक्यूल को 2 कैल्शियम सल्फेट तो शेयर कर सकता है ना। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया है। बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हाफ इसके हिस्से में आ गया और हाफ इसके हिस्से में आ गया, इसीलिए ये लिखा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं, मॉलिक्यूल हाफ नहीं होता। अनदर थिंग इज कि अगर आप जिप्सम को बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे, यहाँ पर तो था कि एक मॉडरेट लेवल पे 373 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पे अगर आप इसको हीट कर दोगे तो आपको पीओपी मिल जाएगा। लेकिन बियॉन्ड दिस टेम्परेचर अगर आप हीट कर दोगे बहुत ज़्यादा, ये हीट का सिंबल है, तो क्या होगा बेटा, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये भी उड़ जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा और हमको मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट ना। ये पीओपी की तरह काम नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। तो देख लिया आपने पीओपी से जिप्सम कैसे बन गया। आप चलो देख लेते हैं कि जिप्सम से पीओपी कैसे बन गया, ये देखा हमने। अभी देख लेते हैं पीओपी से जिप्सम कैसे बनता है। पीओपी का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसके अंदर वाटर ऐड कर दो, जो कि हम लोग करते ही हैं, ठीक है। पीओपी लेकर आते हैं मार्केट से और उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं और फिर थिक पेस्ट बन जाता है, उससे डिजाइनिंग करते हैं, उसको सूखने देते हैं और क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। तो क्या किया हमने, पीओपी ले लिया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। 3/2 1/2 क्या बन गया बेटा, 4/2। किधर गया रे कर्सर, चलो ये आ गया 4/2, कट करोगे तो क्या बन जाएगा 2, है ना। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, जिप्सम ही तो है ये। तो क्या बना दिया हमने, जिप्सम। जिप्सम से आप पीओपी बना सकते हो हीट करके, और पीओपी से जिप्सम बना सकते हो वाटर ऐड करके, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं पेपर के अंदर जिप्सम और पीओपी का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ना, कई बार ये कहा जाता है कि पूछ लेते हैं सीबीएसई में कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी, उसको जो मॉइस्चर प्रूफ बैग्स होते हैं उनके अंदर क्यों स्टोर करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली रीज़न होता है कि जो पीओपी है ना, बहुत जल्दी जो भी एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर मॉइस्चर पीओपी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो बेटा क्या हो जाएगा, वो जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हमारे यूज़ का ही नहीं रहेगा। इसीलिए पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ बैग के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि वो मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब कर ले। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी तो जिप्सम बन जाएगा, दैट इज ऑफ नो यूज़, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको बता ही दिया हमने कि जब भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं बेटा, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट ले लिया, सॉल्वेंट डाल दिया, फिर उसको क्या किया बेटा, हीट कर दिया, ठीक है। तब तक हीट किया जब तक कि 1/3 वॉल्यूम ना रह जाए, ठीक है। जैसे ही 1/3 वॉल्यूम हो जाएगा, आप उसको हीट को बंद कर दोगे, ठीक है। उसको जो सॉल्यूशन बचेगा हमारा लेफ्ट ओवर, उसको आप कूलिंग के लिए रख दोगे, ठीक है। 24 घंटे भी लग सकते हैं, 12 घंटे भी रख सकते हैं, या आपका 1 हफ्ता भी लग सकता है, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन में। और धीरे धीरे वहाँ से क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे, वो प्योर सब्सटेंस होगा आपका, ठीक है। इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और
उस दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल उस सॉल्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. सो सम सॉल्ट्स हैव वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू देयर ओन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कैसे होता है? क्रिस्टलाइजेशन से होता है, मैंने आपको बता ही दिया. एग्जाम्पल जैसे जिप्सम है हमारा, फॉर्मूला अगर हम लिखे तो कैल्शियम सल्फेट, जो कि हमने पीछे भी लिखा था, चलो दोबारा लिख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट. ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा? जिप्सम का. पीओपी की बात करें तो हेमीहाइड्रेट. वॉशिंग सोडा का हमने किया था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट है ब्लू विट्रियोल. ये ब्लू विट्रियोल क्या बीमारी होती है? ब्लू विट्रियोल होता है बेटा कॉपर सल्फेट, सॉरी हाँ कॉपर, एक मिनट ये कर्सर से लिखा नहीं जा रहा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू कलर का होता है बेटा. ठीक है, क्यों होता है ब्लू कलर का? ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिख रहे हैं 5 मॉलिक्यूल वाटर के, इनकी वजह से ये ब्लूइश कलर का होता है. ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट कर दोगे ना और ये वाटर लॉस हो जाएगा, जैसे ही वाटर लॉस हो जाएगा इसका ब्लू कलर भी चला जाएगा, फिर ये वाइट कलर का हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता रही थी कि नहीं, मैं क्या बता रही थी एक्चुअली, चलो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लूइश कलर का होता है. ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर लॉस हो जाएगा और वाइट कलर का कॉपर सल्फेट रह जाएगा. अच्छा, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है ना कोई भी सॉल्ट, तो उसको बोलते हैं बेटा एनहाइड्रस सॉल्ट. ठीक है, क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट. ओके, इसके अलावा ग्रीन विट्रियोल होता है हमारे पास. ग्रीन विट्रियोल होता है बेटा फेरस सल्फेट FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट 7H2O. ये ग्रीन विट्रियोल होता है. क्यों बोलते हैं इसको? ग्रीन कलर का होता है ये. ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं. जैसे आप इसको हीट करोगे ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे, चले जाएंगे इसको छोड़ करके, और ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा बेटा? वाइट कलर का हो जाएगा. ठीक है, अपना जो कलर है उसको लूज कर देगा. ऑलराइट, तो ये था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये था हमारा पूरा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पीओपी उसको एयरटाइट बैग्स के अंदर क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि पीओपी क्या करेगी बेटा? एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिप्सम की फॉर्मेशन कर देगी, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो क्या होता है? हार्ड हो जाता है. ठीक है, और पीओपी फिर हमारे किसी भी यूज़ की नहीं रहती, इसीलिए उसको एयरटाइट बैग में स्टोर करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्कमैन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर देता है मिल्क के अंदर गर्मियों में. ऐसा क्यों होता है? आपको पता है बेटा मिल्क के अंदर क्या होता है? लैक्टेज एंजाइम होता है. ठीक है, और लैक्टोज नाम की एक कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, वो जो लैक्टेज एंजाइम है ना गर्मियों में क्या करता है? उस लैक्टोज को बहुत जल्दी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड के अंदर. ठीक है, ऑलरेडी जो आपका मिल्क होता है उसका pH 6 to 6.5 ऐसे लाई करता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता. तो वो क्या करेगा? गर्मी में बिल्कुल एसिडिक हो जाएगा और जो मिल्क है वो खट्टा हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो मिल्कमैन जो होता है दूध वाला, वो उसमें बेकिंग सोडा डाल देता है. बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा? बेस होता है ना, तो जो एसिड की फॉर्मेशन होगी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये, और जो दूध है वो खराब नहीं होगा क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है आपका वाई सोडियम आयोडाइड इज मिक्सड विद कॉमन सॉल्ट यूज फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए जब हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने सॉल्ट हमको बेचा है वो सोडियम आयोडाइड भी ऐड कर देती हैं ना. मैंने आपको बताया था कि सोडियम आयोडाइड बेसिकली क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि इसमें आयोडीन होता है ना. वो आयोडीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए. अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो बेटा गॉइटर नाम की डिजीज़ हो जाएगी जिसमें आपका जो गला है वो स्वेल बहुत ज़्यादा सूज जाएगा, बिकॉज थायराइड ग्लैंड जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, subscribe and share the channel and hit the bell icon so that you will be notified whenever a new video is posted on the channel. Thank you.